हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है, ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा एक बहुत सीरियस डिसऑर्डर है जिससे पेशेंट की डेथ भी हो जाती है कई बार। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा जो होता है आप सुनते हैं कई लोगों के, उसको अस्थमेटिक अटैक आता है, अपने साथ इनहेलर रख के रखना पड़ता है, जब अटैक आता है तो इनहेलर का यूज करना होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली अस्थमा है क्या। ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है इम्पेयरमेंट ऑफ द एयर फ्लो, जो हमारा एयर फ्लो सिस्टम रहता है, क्योंकि अगर हमारा एयर फ्लो सिस्टम प्रॉपर है, प्रॉपर हमारा लंग्स में पहुंच रहा है ऑक्सीजन, तो हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन पहुंचता रहता है और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स सभी प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है ऑर्गन्स में तो ऑर्गन्स फिर फेलियर होने लगता है। ऐसा जैसे अभी हमने रिसेंट में पेंडेमिक केसेस में देखा कि सबसे ज्यादा जो ब्लॉकेज हुआ वो क्या हुआ, यही अस्थमेटिक अटैक ही है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम ही हुई। पेशेंट्स का जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था उसको कोविड-19 वायरस ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। जैसे ही वो ब्लॉक हुआ तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया, ऑर्गन्स में डिक्रीज होने लगा। जब ज्यादा ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हुआ तो मल्टी ऑर्गन क्या हो गया, फेलियर हो गया और पेशेंट की क्या हो गई, डेथ हो जाती थी। तो ये डिपेंड करता है सबसे, क्योंकि ये एक प्रकार से थ्रेटनिंग डिसीज है जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो अस्थमा जो होता है इंपेयरमेंट ऑफ द एयर फ्लो, जो हमारा एयर फ्लो चल रहा है प्रॉपर, हमारा एयर फ्लो जो प्रॉपर हो रहा है उसमें कुछ इंपेयरमेंट आ रहा है, तो वो इंपेयरमेंट क्या होता है, अस्थमा कहलाता है। अब वो अस्थमा जो इंपेयरमेंट क्यों आ रहा है, बेसिकली देखो कफिंग से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, फेरिंग्स तक कुछ भी होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। फिर जब हमारे ब्रोंक्यूल्स तक बात पहुंच जाती है और एल्वियोलाई तक बहुत पहुंच जाती है तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम में आ जाता है। जैसे आप जानते हैं निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, निमोनिया में बेसिकली यही होता है कि जो बैक्टीरिया जो रहता है आपका निमोनाई वो लंग्स में पूरा कवर कर लेता है, तो उसके लिए क्या होता है, एयर भी बिल्कुल मेंटेन नहीं होता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती, पेशेंट की क्या हो जाती, डेथ हो जाती, पूरे लंग्स भर जाते हैं बैक्टीरिया से या वायरस से, तो वो इन्फेक्शियस केसेस हो जाते हैं। कई बार नॉर्मली भी ये हो जाता है लोगों को। तो इंपेयरमेंट ऑफ द एयर फ्लो ड्यू टू, फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकियल मसल्स। ब्रोंकियल मसल्स जो होती है, ब्रोंकियल मसल्स जो है आपकी, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ब्रोंकियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्रोंकियल्स क्या होता है, उससे एयर फ्लो होती है, वो ट्यूब है, उसकी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो नैरो हो जाती है। वो नैरो होगी तो उससे क्या होगा, हमारा कम जो रहेगा आपका ऑक्सीजन या एयर इंटर कर पाएगा लंग्स में। तो सबसे बड़ा रीजन यही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकियल मसल्स। ब्रोंकियल, जब हम रनिंग करते हैं ऑक्सीजन की हमको ज्यादा जरूरत होती है तो हमारे ब्रोंकियल जो होते हैं डायलेट होते रहते हैं। और अगर अस्थमा का पेशेंट होगा और वो रनिंग करेगा और ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है बॉडी के लिए तो वो डायलेट नहीं होगा और उसको अस्थमेटिक अटैक आ जाएगा। तो ये है सबसे बड़ा रोल, सबसे पहला जो फैक्टर होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकियल मसल्स, ब्रोंकोस्पाज्म। दूसरी हम बात करते हैं स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकियल म्यूकोसा। जो ब्रोंकियल म्यूकोसा है ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर पहला हमने केस देखा कि ये नैरो हो जाएगी, इसके अंदर मान लो स्वेलिंग आ गई है, तो उस केसेस में इसकी साइज तो बराबर है आपकी, लेकिन क्या हो रहा है, स्वेलिंग आ चुकी है, तो मतलब जो पैसेज है इंटरनल पैसेज, वो इंटरनल पैसेज तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो उस केस में भी एयर प्रॉपर इंटर नहीं कर पाएगी, उसको हम बोलते हैं म्यूकोसल एडिमा, म्यूकोसल एडिमा बोलते हैं। स्वेलिंग आ गई, जैसे हमने देखा था अटैक में, अटैक के केस में क्या होता था, क्लॉट या फैट डिपोजिशन हो जाता था कोरोना आर्टरी के अंदर, तो वैसे यहां पर हो रहा है। इसके बाद है ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन। कई बार क्या होता है, ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन जितनी बॉडी को जरूरत है उसको क्या करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, कि ब्रोंकियल प्रॉपर रहे मॉइस्चराइज, एकदम ड्राई एयर जाती है तो मॉइस्चर के लिए रहती है जरूरत। तो ये अगर मान लो ओवर प्रोडक्शन होने लगता है तो वो डिपॉजिट होने लगेगा, और जब डिपॉजिट होगा तो ब्लॉकिंग क्रिएट करेगा, कफिंग आने लगेगी हमें, तो ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाना। इसके बाद फाइनली देखा जाए तो जो मेन होता है इन सबसे फैक्टर जो हुआ, इन सब ये क्यों हो रहा है, इन्फ्लेमेशन एंड हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवे। हमारी जो एयरवे का जो पूरा पाथवे है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गया है, इन्फ्लेमेशन आएगा तो ब्लॉकिंग होगी, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन के साथ साथ हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो चुका है। मतलब आज हम जाते हैं डस्ट में घूम रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, आज हम जाते हैं मैं डस्ट में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, हमारे लिए डस्ट में कुछ भी नहीं हो रहा है, मान लो हमें डस्ट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक से डस्ट में हमें कुछ होने लगे तो मतलब वो क्या हो गया, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, हमें एकदम कफिंग आने लगे, हमें ब्रीथलेसनेस होने लगे। अस्थमा का सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है, बीजिंग और ब्रीथलेसनेस, हमें ऐसा लगता है कि हम प्रॉपर क्या नहीं कर पा रहे, ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा सिम्टम यही होता है अस्थमा का। तो यहां पर ये लगने लगेगा, तो इन्फ्लेमेशन तो है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस तो किसी भी फैक्टर से हो सकती है।
आपको किसी केमिकल से हो सकता है, पॉलन ग्रेन से हो सकता है, डस्ट पार्टिकल से हो सकता है। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या होता है, इंपेयरमेंट ऑफ द एयर फ्लो। तो अस्थमा बेसिकली क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या हो जाता है, इंपेयरमेंट ऑफ द एयर फ्लो। इंपेयरमेंट ऑफ द एयर फ्लो कॉजेज द ब्रीथलेसनेस। क्या होने लगती है, ब्रीथलेसनेस होने लगती है, हमको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, तो हमें फिर ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना कि हमें किसकी जरूरत आ सकती है, ऑक्सीजन सपोर्ट की आने लगती है। तो ये कहलाता है आपका अस्थमा। अब बात करते हैं कि ये जो चीजें हुई हैं, इनके लिए कोई ना कोई तो फैक्टर होंगे जिनसे अस्थमा बढ़ता होगा। पहला फैक्टर होता है एलर्जी। एलर्जी से हो जाता है, हमने देखा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी से क्या होता है, एलर्जिक अस्थमा होता है। उसमें हिस्टामिन का रिलीज होता है, हिस्टामिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन कॉज करता है, सीधा ब्रोंको स्पाज्म कॉज करेगा, अस्थमेटिक अटैक आ जाता है। एसिटाइल कोलिन है जैसे सपोज, वो भी ब्रोंको स्पाज्म करता है, अस्थमेटिक अटैक आ जाता है। इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया वायरस का, उसके कारण भी क्या होता है, कई बार अस्थमा आ जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। कोई स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग कर रहा है तो उनको अस्थमा के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको क्या होता है, उनका जो कफ रहता है, एक्सपेक्टोरेंट की जो हमारी बॉडी में यहाँ पर सिलिया रहते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारे कफ को रिमूव करते रहते हैं। लेकिन जो स्मोकर्स रहते हैं उनके वो सिलिया वर्क नहीं करते, तो उनको कफ डिपॉजिट रहता है, तो ऑलरेडी उनका जो पैसेज है, एयरवे पैसेज है, वो इम्प्रॉपर हो चुका है। और कई बार जो हमारे एल्वुलॉय होते हैं उनको भी ब्लॉक कर रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म भी कॉज करता है स्मोकिंग। तो ये सब फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बात करते हैं, ये तो हुए फैक्टर्स। अब मीडिएटर्स कौन से हैं, मीडिएटर्स मतलब कौन से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में जिससे हमें अस्थमा हो जाता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि रिलीज फ्रॉम द सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल इन द लंग्स। लंग्स में हमारी मास्ट सेल प्रेजेंट होती है, जो लंग्स के अंदर मास्ट सेल, उनमें भरे हुए हैं, उनमें हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलीज ऑफ द स्टोर्ड मीडिएटर इमीडिएटली, जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम हुई हमारे लंग्स में, तुरंत इमीडिएटली क्या रिलीज होना है, हिस्टामिन का रिलीज होगा, सेरोटोनिन का रिलीज होगा और प्रोटीएज एंजाइम रिलीज होगा और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज होंगे। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगा हमारी मेम्ब्रेन का, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है, हमारे टिश्यू को नेक्रोसिस कराएगा। और सेरोटोनिन है, ये क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगी वहां पर। हिस्टामिन क्या करेगा, जो हमारे ब्रोंकियल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। रेडनेस स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है हिस्टामिन, एलर्जी के लिए मेनली यही रिस्पॉन्सिबल है। तो इनसे क्या होगा, पूरा इन्फ्लेमेशन आने लगेगी, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगी। तो जैसे भी कुछ भी चेंजेस होंगे, तुरंत ही हमारा ब्रोंकोस्पाज्म होने लगेगा और अस्थमा हमारा बढ़ने लगेगा। ये पहला इमीडिएटली होता है, ये तुरंत ही होगा। जैसे ही कुछ अगर आपका अननेसेसरी लंग्स में पहुंचा तो ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा काम। इसके बाद दूसरा काम स्टार्ट होगा, जो फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल्स हैं, उनसे हमारे फास्फोलिपिड मीडिएटर्स रिलीज होंगे। इसके बाद उसमें जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज हो जाएगा, इसके बाद ल्यूकोट्राइन्स का रिलीज होगा और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का रिलीज भी हो जाएगा, जो कई बार हमारे लंग्स में प्लेटलेट प्लग बना देते हैं। तो उस केसेस में भी ब्लॉकिंग होनी है, तो यहां पर विद इन 1 मिनट के बाद ये भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगला काम क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ द जीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगा। हमारे कुछ जीन एक्टिवेट हो जाएंगे, ऐसे जीन जो अस्थमा को बढ़ाएंगे और प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे पर्टिकुलर, और वो प्रोटीन हमारे अस्थमा को बढ़ा देगा। जैसे कौन से प्रोटीन का, इंटरल्यूकिन का सिंथेसिस होने लगता है, इंटरल्यूकिन और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये जो पहले से अवेलेबल रहेगा उसकी बात है यहाँ पे, और ये फिर हाई अमाउंट में बनने लगता है, टीएनएफ अल्फा। तो ये सब मिला के क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगे, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देंगे और ये सभी वर्क करने लगेंगे। तो अल्टीमेटली पेशेंट को क्या हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। कि अस्थमा होता कैसे है, सिंपली मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंपेयरमेंट ऑफ द एयर फ्लो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल मसल, स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोसा, increase bronchial mucus secretion, inflammation and hyper responsiveness of our respiratory tract। उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने देखा आपका पैथोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा एलर्जी भी हो सकती है। अब बात आती है आगे कौन कौन से मीडिएटर्स हैं। सबसे पहले नंबर पर जो मास्ट सेल होती है हमारे लंग्स में, वहां से रिलीज होगा हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोटीएज और टीएनएफ अल्फा। ये इमीडिएटली इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जनरेट करेंगे। इसके बाद उसके तुरंत बाद हमारे फास्फोलिपिड मीडिएटर्स भी मैदान में आ जाएंगे,
वो भी अपना काम करने लगेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी आ जाएंगे। उसके बाद आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा 1 आवर में और इंटरल्यूकिन्स भी बन जाएगा, और ये सब मिलके अल्टीमेटली क्या करेंगे, एयर वे जो है उसको इंपेयरमेंट कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगेगा और ब्रीथलेसनेस आने लगेगी। व्हीजिंग, व्हीजिंग मीन साउंड आता है ना एकदम घर 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 घर, वो आने लगेगा लंग से, और एकदम जो चेस्ट है आपका, जो हमारा नॉर्मल चल रहा है वो एकदम जो एस्थमेटिक रहते एकदम आपका अप एंड डाउन होने लगता है स्पीड में, ठीक है ना। तो उसको अगर हम बोलें तो वो आपको उसमें साउंड आता है, बीजिंग साउंड आने लगता है, स्टेथो में क्लियरली वो सुनाई देता है। फिजिशियंस को जो एक्सपर्ट रहते हैं वो समझ जाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं लंग्स में। फिर उसका वो बोलेंगे कि सीटी स्कैन कराएं आप, या उसका चेस्ट एक्सरे कराया जाएगा, तो और क्लियर दिख जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहां तक इन्फेक्शन हुआ है, कहां तक ब्लॉकेज हो चुका है, एल्वोलाई में है कि ब्रोंक्यूल्स में है। जो ब्रोंको जो आपके रहते हैं जो ब्रोंको मसल्स हो, उसमें ब्रोंको जो ब्रोंकल ट्यूब्स होती हैं उनकी ब्रांचिंग में है कि मेन ब्रांच में है, ये सब क्लियर हो जाता है। जनरली नीचे से ऊपर की ओर जाता है, पहले एल्वोलाई में होगा, फिर धीरे धीरे वो पहुंचेगा, इस टाइप से वो बढ़ता जाता है और धीरे धीरे पूरा ब्लॉक हो जाएगा, और जैसे ही ब्लॉक हुआ तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जनरेट होने लगेगी। तो ये आपका अस्थमा है। अब बात करेंगे ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। कौन कौन सी ड्रग्स को हम अस्थमा के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक, एंटी अस्थमेटिक ड्रग। यहां पे बात करें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ब्रोंकियल मसल्स की है, कि जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब हो गई वो नैरो हो रही है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ब्रोंकियल ट्यूब जो रहती है वो नैरो होती है, तो उसको हम डायलेट कर लेंगे। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है ब्रोंको डायलेट। डायलेट करने से क्या फायदा होगा, जो म्यूकस भी भरा हुआ है वो भी आसानी से रिलीज होने लगेगा, एक्सपेक्टोरेंट हम दे देंगे। इसके अलावा और डायलेट होगी तो ज्यादा एयर भी इंटर करने लगेगी। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग है वो है ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर मतलब जो पहले ब्रोंकियल मसल्स इस कंडीशन में थी उसको इस कंडीशन में अब डायलेट कर दिया, तो ये उसको डायलेट कर दिया। जैसे वैसोडायलेटर रहते थे ऐसे ही ब्रोंको डायलेटर ड्रग आ गई। तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है सिंपैथोमाइमेटिक, मतलब एडिनर्जिक बीटा एगोनिस्ट ड्रग। जो ब्रोंकियल मसल्स होती हैं उसमें बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अगर हम उसको एक्टिवेट कर दें बीटा 2 रिसेप्टर को तो स्ट्रांगली ब्रोंको डायलेशन होने लगता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने अस्थमा ट्रीटमेंट में सबसे पहले यूज किया। इसके लिए एडिनर्जिक बीटा एगोनिस्ट ड्रग दिए। ध्यान रखना एंटागोनिस्ट नहीं है, क्योंकि सबके दिमाग में बीटा ब्लॉकर भरे हुए हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग, बीटा ब्लॉकर ड्रग, यहां पर रहते हैं बीटा एगोनिस्ट ड्रग हैं ये, और स्पेशली बीटा 2 एगोनिस्ट, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट यूज किए जाते हैं। इसमें बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव। हमने देखा है 3 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, नॉन एपिनेफ्रिन और एडिनिलिन। नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है वो, या जिसको हम बोलते हैं नॉन एडिनिलिन, वो यूज नहीं करते अस्थमा वाटों के लिए। कभी अगर इमरजेंसी में अस्थमा हो जाए किसी को तो एडिनिलिन का इंजेक्शन तो दे देंगे, लेकिन कभी नॉन एडिनिलिन का इंजेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि जो नॉन एडिनिलिन होता है वो बीटा 2 रिसेप्टर पर एक्ट नहीं करता है एज ए एगोनिस्ट। वो बीटा 1 पे कर जाएगा, बीटा 2 पे नहीं करता है, बीटा 3 पे भी करेगा और अल्फा 1 और अल्फा 2 पे भी करेगा, बट बीटा 2 पे नहीं करता। इसलिए याद रखना है कि अस्थमा वाले पेशेंट को नॉन एडिनिलिन नहीं देते। क्या देते हैं हम, एडिनिलिन देते हैं। एडिनिलिन में क्योंकि बीटा 2 एक्शन प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेशन करेगा। इफेड्रीन भी नॉन सेलेक्टिव होता है, अल्फा रिसेप्टर्स पे भी काम करता है और बीटा 2 का अगोनिस्ट होता है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं। एफेड्रीन हमको पता है एल्कलॉइड है वो आपका, ठीक है ना। तो ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, एडिनल मेडुला से ये न्यूरो हार्मोन है, एडिनल मेडुला में जनरेट होता है और एक्सटर्नली हम उसको इंजेक्शन फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जब ये ड्रग ना मिले तब हम इनको देंगे नॉन सेलेक्टिव के लिए। अब आता है सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट जो ड्रग हैं उसमें है आपका सॉल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटिलीन, बहुत कॉमन यूज होते हैं ये कफ सिरप वगैरह में, ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। इसके बाद आते हैं लीवोसॉल्ब्यूटामॉल, इसी का एल आइसोमर होता है, बम्ब्यूटिरॉल, सॉल्मेटिरॉल और फॉर्मेटिरॉल, और भी हो सकते हैं कोल्टिरॉल। टिरॉल वर्ड रहेगा, टिरॉल वर्ड से आप पहचान जाओगे। तो मैं मोस्ट कॉमनली है सॉल्ब्यूटामॉल और टर्बिटोलिन और लिबोसॉल्ब्यूटामॉल। उसके अलावा टिरॉल वर्ड से आप पहचान जाए, और ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, और जनरली टर्बिटोलिन और सॉल्ब्यूटामॉल क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं सॉल्ब्यूटामॉल पर, ठीक है ना। तो सॉल्ब्यूटामॉल को हमने एएनएस में स्ट्रक्चर्स वगैरह भी आपको पूरा कराया हुआ है। तो यहाँ सॉल्ब्यूटामॉल जो ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, और टर्ब्यूटिलिन ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। लीवोसॉल्ब्यूटामॉल, बम्ब्यूटिरॉल हो गया, सॉल्मेट्रॉल है, और फॉर्मेट्रॉल ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। इनको इनहेलेशन फॉर्म में भी यूज करते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी यूज करते हैं, इंजेक्टेबल में भी करते हैं, और इनहेलेशन के फॉर्म में भी इनके एम्प्यूल्स आते हैं, उनको हम वो रहता है ना जो हमारा नेबुलाइजर, उसकी हेल्प से यूज कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है मिथाइल जेंथीन।
मिथाइल जेंथीन जो ड्रग होती हैं एक्चुअल में जेंथीन डेरिवेटिव है, जो हमारी कैफीन है, थियोफाइलिन है, थियोब्रोमीन है, वो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं है। तो हमने क्या किया, उनका उनका मॉडिफाइड फॉर्म यूज कर रहे हैं, उनके सेमी सिंथेटिक फॉर्म हमने यूज किए। जो इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये डायरेक्ट बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर का भी अगर आपको मैकेनिज्म याद हो, बीटा 2 रिसेप्टर में जीएस रहता है और ये साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है। यहाँ पर एडिनाइल साइक्लेज का स्टिमुलेशन होता है, साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता है। तो ये उनका मैकेनिज्म। ये लोग भी क्या करते हैं, क्योंकि साइक्लिक एएमपी का डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम को बोलते हैं फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। हमारे पास दो ऑप्शन है साइक्लिक एएमपी बढ़ाने के, पहला या तो जी प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू बढ़ा लो आप, या दूसरा हम साइक्लिक एएमपी का डिग्रेडेशन इनहिबिट कर देंगे। डिग्रेडेशन करने वाले एंजाइम को बोलते हैं पीडीई, फास्फोडाइस्ट्रेज। जैसे हमने सीबीएस में पढ़ते हैं, हमने आपको पढ़ा आयनोडाइलेटेड ड्रग सीएचएफ में पढ़ा, जो हमारी मिलरिनोन एमरिनोन है वो भी फास्फोडाइस्ट्रेज थर्ड इनहिबिटर थी। इसके अलावा सिल्डेनाफिल पल्मोनरी हाइपरटेंशन की ड्रग होती है, वो फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर थी। तो वो लोग भी क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाते हैं, बट वो जी प्रोटीन वाले नहीं है, वो एंजाइम इनहिबिटर हैं। वो क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी के लेवल को जो डिक्रीज करता है एंजाइम, उसको इनहिबिट कर देते हैं। उस एंजाइम को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। जैसे कि यहां पे कोई भी अगर देखें, हम बात करते हैं साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी जो जीएस है, एडिनाइल साइक्लेज का स्टिमुलेशन हुआ, यहां पर एटीपी से क्या बन गया, ये साइक्लिक एएमपी बने। ये जो पाथवे होता है जी प्रोटीन से होता है। अब अगर हमको साइक्लिक एएमपी को, यहां पर एक एंजाइम इसके बात करते हैं जिसको फास्फोडाइस्ट्रेज बोलते हैं, जो साइक्लिक एएमपी को इनेक्टिव कर देता है, एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर ये साइक्लिक, इसको अगर हम इनहिबिट कर देते हैं तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है यहां पे बढ़ाने का। और एक अप्रोच ये हो सकता है, तो पहली बार में हमने जो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग ले लिए, उन्होंने साइक्लिक एएमपी को बढ़ा के क्या करा दिया, ब्रोंकोडायलेशन कर दिया। दूसरे अप्रोच में हमने क्या कर दिया, फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर को यूज किया। फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर ने क्या किया, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज किया और ब्रोंकोडायलेशन हो गया। इसके जो मेंबर्स होते हैं थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, एटोफाइलिन और डॉक्साफाइलिन, ये सभी फाइलिन रहेगा इनके प्रोनाउंसिएशन में। तो ये हो गया तीसरा अप्रोच हम कर सकते हैं। हमको मालूम है M3 रिसेप्टर जो होता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर M3 क्या करता है, ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करता है, ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करता था। तो अगर हम M3 का क्या दे देंगे, एंटागोनिस्ट दे देंगे, हम एंटी मस्केनिक ड्रग को अगर यूज कर लेंगे, स्पेशली एप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। एट्रोपिन वगैरह को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, उनका रिजल्ट रेस्पिरेटरी मसल्स पे उतना सेलेक्टिव नहीं है। लेकिन एप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम ये स्पेशली M3 को एंटागोनाइज करते हैं। इनको भी हम सेलेक्टिव M3 एंटागोनिस्ट नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि M1 M2 के कंपैरिजन में M3 पर ये ज्यादा काम करते हैं, तो इसलिए इनको यहां पर यूज कर लेंगे, एप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। M3 के थ्रू भी ये क्या करेंगे, उसको एंटागोनाइज करके ब्रोंकोडायलेशन कर सकते हैं। तो मतलब दो हमारे पास, एक रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, एक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, और एक हमारा एंजाइम इनहिबिटर है फास्फोडाइस्ट्रेज। 3 कैटेगरी की ड्रग्स जो होती हैं ब्रोंकोडायलेटर में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इनको बोलते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। हमने यहां बताया आपको जो मीडिएटर्स है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिएटर होता है ल्यूकोट्राइन, जो हमारे अस्थमा को बढ़ाता है। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मोंटेल्यूकास्ट एंड जेफेल्यूकास्ट। ये इसके अलावा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसके अलावा लॉक्स इनहिबिटर भी होते हैं। लॉक्स इनहिबिटर मतलब जो जैसा कॉक्स एंजाइम है ना आपका, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, ऐसे ही होता है लॉक्स एंजाइम। लाइपो ल्यूकोट्राइन जो सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम, उसको इनहिबिट करने वाली ड्रग भी है, लेकिन वो यूज नहीं होती कॉमनली, उनकी उतना अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए बेस्ट ये है कि रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम यूज करते हैं। उसमें ड्रग्स आती है जो जेल्यूटिन ड्रग आती है, जो लॉक्स इनहिबिटर होती है, वो अब यूज नहीं करते रिसेंटली, उसकी जगह हम यूज करने लगे हम ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। उसमें जो ड्रग आती है मोंटेल्यूकास्ट एंड जेफेल्यूकास्ट। कोविड के टाइम पर सबसे ज्यादा यूज हुआ है, सेट्राजिन के साथ कॉम्बिनेशन में टैबलेट आती है मोंटेल्यूकास्ट, आप देखेंगे बहुत सारी आती है, लेलमिस्ट आती है, मोन्टेक एलसी टैबलेट है, ये सब बहुत लीवोसेट्राजिन के साथ कॉम्बिनेशन में रहती हैं ये। तो ये एंटी एलर्जिक फॉर्म में भी इनको यूज करते हैं, क्योंकि ये ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है। ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली भी ड्रग थी हमारे पास लॉक्स, लाइपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर। उसमें जो ड्रग आती थी वो थी आपकी जेल्यूटोन। जेल्यूटोन ड्रग अब उतना यूज नहीं करते, लेकिन नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो जेल्यूटोन ड्रग को भी, ये जेल्यूटोन जो ड्रग है आपकी लॉक्स इनहिबिटर होती है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर।
ये देख रहे हैं हम, क्योंकि मास्ट सेल ही पूरी कहानी को आगे बढ़ा रही है। ये सेंसिटाइज हो जाती है मास्ट सेल और आगे जाके क्या हो जाता है, पूरा मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो हम अगर मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दें तो उसमें जो ड्रग होती है हमारी सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है और एक आपका कीटोटिफिन है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर का नाम बताइए। कीटोटिफिन और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये क्या होते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग हैं। ये जो है आपके मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, ये इन्फ्लेमेशन ना हो अस्थमा की, तो इसलिए इनके पास है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। ये क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देते हैं। यहां पे लिखा है इनहेलेशन के फॉर्म में यूज होते हैं, मतलब उनको हम उसके नेबुलाइजर की हेल्प से यूज करते हैं। उसमें जैसे अभी हमने देखा कोविड-19 टाइम में बताया गया कि स्टेरॉइड हेल्पफुल होते हैं हमारे, अगर हम उनका नेबुलाइजेशन करते हैं तो उसमें जैसे ब्यूटीसोनाइड का एम्प्यूल आता है, ये बहुत यूज हुआ है। इसके अलावा बैक्लोमेथासोन का एम्प्यूल आता है, ये भी यूज होता है। ये आपका फ्लोटिकेसोन हो गया, ये आपका सिक्लिसोनाइड, ये सभी इनहेलेशन के फॉर्म में यूज होने वाले क्या है, हमारे इनहेलेशन के फॉर्म में यूज होने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके बाद सिस्टमिक का देख के ही लगता है हमारे लिए, हमने देखा अरे सिस्टमिक लिखा है मतलब इंजेक्शन। अरे भाई सिस्टमिक का मतलब होता है वो ब्लड में जाके काम करेगा। कैसे, अब जैसे इनहेलेशन है तो इनहेलेशन ये लोकल रूट में आता है, इनहेलेशन लंग्स पे ही जाके काम कर रहा है और कहीं तो बॉडी में जा नहीं रही है ड्रग, तो वो लोकल में है। तो इनहेलेशन के फॉर्म में जैसे हमने देखा बैक्लोमेथासोन है, ब्यूटीसोनाइड होता है, सिक्लोसोनाइड यूज होते हैं, तो ये कॉमनली यूज हैं। इनके एम्प्यूल आते हैं, फ्लूटिकेसोन यूज हो जाता है, तो ये बिल्कुल कॉमन है जिनके क्या एम्प्यूल्स होते हैं इनहेलेशन के फॉर्म में, इनकी टैबलेट नहीं आती। अब सिस्टमिक का मतलब ये नहीं होता कि सिस्टमिक का मतलब ये है कि हम इंजेक्शन के, सिस्टमिक का मतलब ये है कि ब्लड में जाके काम करे, चाहे वो टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन कुछ भी हम दें। तो यहां पे जैसे दिख रहा है सिस्टमिक, तो पिंडीसोलोन की टैबलेट आती है, हमने देखा स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग द कोविड-19, ये सुना, लेकिन स्टेरॉइड का रिजल्ट था उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्योंकि दे रहा था। ये हाइड्रोकार्टिसोन का इंजेक्शन रहता है, ये हो गया। इसके अलावा मिथाइल पिंडीसोलोन की टैबलेट आती है। इसके बाद डेफ्लोजोकार्ड, ये भी आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में यूज किए जाते थे, तो डेफ्लोजोकार्ड भी आप यहां नोट कर सकते हैं। तो ये सिस्टमिक है, इनहेलेशन हो गया। इसके बाद लास्ट में एंटी आईजीई एंटीबॉडी, क्योंकि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में अस्थमैटिक अटैक आता था और उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती थी, आईजीई होती थी इन्वॉल्व। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि उसका अगर हम एंटीबॉडी बना दें, एंटी आईजीई एंटीबॉडी, तो वो आईजीई एंटीबॉडी को कवर कर लेती है, वो काम नहीं कर पाता अपना। तो उसमें जो ड्रग आती है ओमालीजुमैब, एक ही ड्रग है सिंगल, याद कर लीजिए आप लोग ओमालीजुमैब। तो ये क्लासिफिकेशन 101% आप याद करें, ड्रग यूज फॉर द ब्रोंकियल अस्थमा, इसको ध्यान रखना है। अस्थमा की मैंने आपको पूरा पैथोफिजियोलॉजी बताया, कैसे अस्थमा होता है, उसके क्या क्या मीडिएटर्स है वो हमने डिस्कस किए। अब लास्ट में हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग, तो उसमें सबसे पहले नाम आया हमारा ब्रोंकोडायलेटर ड्रग। उसमें हमने देखा बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग हैं और बीटा 2 में देखा नॉन सेलेक्टिव में एड्रेनालिन और एफेड्रीन। इसके अलावा हमने बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट में सॉल्ब्यूटामॉल और टर्बिटलिन, जो हमारी कैसी ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग होती थी। उसके बाद लीवोसॉल्ब्यूटामॉल हो गया और ट्रियोल वाली ड्रग सभी लॉन्ग एक्टिंग वाली हैं। इसके बाद हम आए जेंथिन डेरिवेटिव्स पर। जेंथिन डेरिवेटिव्स फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर है, साइक्लिक एमपी को बढ़ाते हैं और ये क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं। उसमें फाइलिन वाली ड्रग्स आती हैं हमारी पूरी। और लास्ट में हमने देखा एंटीकोलिनर्जिक, तो हमने पूरे एंटीकोलिनर्जिक ना लेके हमने 2-3 अच्छे वाले ले लिए, प्रोट्रोपियम और टायोट्रोपियम को लिया। ये हुए हमारे ब्रोंकोडायलेटर। उसके आगे निकल के हमने देखा ल्यूकोट्राइन के लेवल को कम करने वाली ड्रग, तो दो है हमारे पास, एक ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली ड्रग, तो उसमें मेन जो ड्रग रहेगी ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली, वो है लॉक्स इनहिबिटर, जेल्यूटॉन बोलते हैं उसको हम, वो यूज कम करते हैं, उसको अब रेयरली यूज करते हैं। उसका यूज पूरा रिप्लेस कर दिया है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ने। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आता है मोंटेलुकास्ट एंड जेफेलुकास्ट आता है। और इसके अलावा फिर आपने देखा मास्ट सेल स्टेबलाइजर, उसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हो गया और आपका कीटोटिफिन है। लास्ट में हमने देखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज होते हैं, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड में सिस्टमिक फॉर्म वाले हाइड्रोकार्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, ये तीनों यूज होते हैं, टैबलेट इंजेक्शन के साथ ये दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट और भी यूज कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन को भी दे सकते हैं अपन, बैक्लोमेथासोन को भी दे सकते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट उतने प्रॉपर नहीं है। बट अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो उसमें बेस्ट हमारा कौन सा रहता है, प्रेडनिसोलोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन हो गया, और इंजेक्शन से हाइड्रोकार्टिसोन और डेफ्लेजोकार्ड, ये लंग्स पे इन्फ्लेमेशन को ज्यादातर रिड्यूस करते हैं, तो इसलिए इनको ही प्रेफर करते हैं।
इसके बाद इनहेलेशन के फॉर्म में हमने देखा, उसमें बैक्लोमेथासोन को करते हैं, ब्यूडिनोसाइड को यूज कर सकते हैं आप, उसमें सिक्लोसिनाइड को यूज करते हैं, फ्लूटुकेसोन को यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, उसके एम्पुल्स के फॉर्म में यूज करते हैं। लास्ट में हमने देखा एंटी IgE एंटीबॉडी, उसमें आता है इमालीजुमैब। तो ये सभी हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं इन ड्रग्स के डिस्क्रिप्शन को आपको क्लियर करूंगा। बट देखो इसमें मैकेनिज्म क्लियर लिखी है इन ड्रग्स की, मतलब अगर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मैकेनिज्म पे जाते हैं तो ये जो रहता है ना, अब यहाँ पर प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम रहते हैं उसको इनहिबिट कर देता है ये, जो जिससे अरेकिडोनिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है ना, अरेकिडोनिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है, अरेकिडोनिक एसिड से ही तो पूरे मीडिएटर्स बनते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस देते हैं, इनको ये मास्ट सेल को स्टेलाइज करते हैं, ल्यूकोट्राइंस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं ये लोग। ये तीनों ड्रग्स क्या हैं, ये वाली सभी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स है। और यहां पर इसको याद रखना, ये क्या है आपका एंटीबॉडी है, तो मतलब इसमें भी मैकेनिज्म लिखा हुआ है। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। ओके।